हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मनीष और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नीट के कंसर्न में बात करते हुए हमने जिस चैप्टर को उठाया था उस चैप्टर का नाम था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में अब तक आपने जाना कि क्या होता है ब्रीथिंग और क्या होता है रेस्पिरेशन। आपने जाना कि रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस चलती हैं वो सेल के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आपने जाना कि क्या डिफरेंस होते हैं आपके ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। आपने मुझसे बात करी थी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हमने जाना था कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो रेस्पिरेशन को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसके बाद मैंने आपसे बात करी थी डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स जो इन्वॉल्व थे आपके रेस्पिरेशन में। फिर हमने जाना था कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम में। जिस बात को आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। और पुराने लेक्चर्स को आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के हिसाब से इसी चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लिंक नीचे प्रोवाइड कर दें। ठीक है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बात मैं अब आपसे करने जा रहा हूँ उन बातों को आगे बढ़ाने से पहले कुछ पुरानी बातों को गौर कर लेना बेहतर होगा। मुझे आप बता दीजिए कि स्पायरोमीटर किसे कहते हैं। मुझे आप बता दीजिए कि ह्यूमन बींग्स का जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है वो कितना होता है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप अपने ब्रीथिंग मूवमेंट्स को किस मशीन से एस्टिमेट कर सकते हैं तो आपका जवाब होगा स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अपने ब्रीथिंग मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक पल्मोनोलॉजिस्ट इस बात का अंदाज़ा स्पायरोमीटर से लगा सकता है कि आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है, एयर को इनहेल और एक्सहेल करने की जो कैपेबिलिटी है, आपके ब्रीथिंग रेट को एस्टिमेशन किया जा सकता है स्पायरोमीटर की मदद से। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जिसको किसी प्रकार की लंग्स की बीमारी नहीं है वो 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट के हिसाब से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है। 12 से 16 बार एक मिनट में रेस्पिरेशन ब्रीथिंग करता है एक ह्यूमन बीइंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बातें समझ लेने के बाद आइए बात करते हैं अपने असली कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिए सबसे पहले तो कि टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं। ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम में एनसीईआरटी बोलती है वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। एक सामान्य रेस्पिरेशन में, ठीक है, एक सामान्य रेस्पिरेशन में आप जितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले रहे हो या जितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर छोड़ रहे हो इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? एक वॉल्यूम है एयर का। ठीक है। वॉल्यूम मतलब किसी गैस या लिक्विड के आयतन को समझाने के लिए हम वॉल्यूम वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कोई भी गैस या कोई भी लिक्विड कितना एरिया कवर कर रही है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसे हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम है। टाइडल शब्द से आप समझ लीजिए कि जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर आप एक बार में एक नॉर्मल ब्रीथिंग में इनहेल करोगे, एक नॉर्मल इनहेलेशन में नॉर्मल सांस ली या एक नॉर्मल एक्सहेलेशन में नॉर्मली सांस बाहर छोड़ी, ये जो नॉर्मल इनहेलेशन या एक्सहेलेशन किया, इस नॉर्मल इनहेलेशन या एक्सहेलेशन में जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर हमने अंदर खींचा या जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर हमने बाहर निकाला, दैट विल बी कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। अब जरा एनसीईआरटी की लाइंस भी देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन।
ठीक है। एक सामान्य श्वसन में जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर, जितनी भी हवा की मात्रा अपने अंदर खींची या बाहर छोड़ी, उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये टाइडल वॉल्यूम 500 ml के लगभग या उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक। ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। ठीक है। आप एक बार में लगभग 500 ml एयर यानी आधा लीटर हवा इनहेल कर सकते हो नॉर्मल ब्रीथिंग में। करने को तो 1-2 लीटर 4-5 लीटर भी कर सकते हैं एक बार में, लेकिन नॉर्मल ब्रीथिंग में आप बैठे हो, मैं यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक, आप भी नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो, मैं भी नॉर्मल ब्रीथ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम कोई बहुत हैवी फिजिकल एफर्ट लगाकर कोई काम नहीं कर रहे, इसीलिए हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ठीक है। ना हमारी सांसें चल रही हैं, ना हमारे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ठीक है। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, वो एकदम नॉर्मल चल रहा है। ठीक है। तो इस नॉर्मल ब्रीथिंग में मैं जितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर खींचूंगा, या एक नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान मैं जितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर छोड़ूंगा, दैट विल बी कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि एक नॉर्मल ब्रीथ में तो आपने 500 ml एयर अंदर खींचा या 500 ml एयर बाहर छोड़ा, ठीक है, अगर हम 1 मिनट का एस्टिमेशन लगाएं तो आप कितना लीटर एयर टाइडल वॉल्यूम के हिसाब से कैलकुलेट करके बताओगे? एक बार में 500 ml, आपने 1 मिनट में लगभग 16 बार ब्रीथ किया। ठीक है। तो आप 500 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 16 0 0, 16 0 0, 16 5 नहीं आता, 16 1 16, 6 32, 16 जा 48, 16 4 जा नहीं आ रहा, तो कैसे कर सकते हैं? 16 को ऐसे 5 से, 4 जा 40, 64, फिर आप 5 से करना है। ठीक है। 5 तक नहीं आ रहा अपन को, तो 5 6 30, क्योंकि 12 तक टेबल आती है अपन को, 5 33, 5 8 कर लेते होते हैं ना, तो ये आ गया 8000 ml। ठीक। इसको लीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 लीटर। समझ में आई बात? तो आप एक मिनट में एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग 12 से 16 बार ब्रीथ कर रहा है। ठीक है। और इस नॉर्मल ब्रीथिंग में, एक नॉर्मल ब्रीथ में एक बार में 500 ml अंदर की, एक बार के एक्सेलेरेशन में 500 ml बाहर आई। ये काम मैंने 12 बार किया अगर 1 मिनट में, तो मैं 12 को 500 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये काम अगर मैंने 16 बार किया तो मैं 500 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 500 का मतलब क्या है? हरी पत्ती। 500 का मतलब टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। अभी चंदा वितरण समिति के लोग आएंगे, चंदा एकत्र करने वाली समिति के लोग आएंगे, कोई 251 मांगेगा, कोई आपका घर देके 500 मांगेगा। ठीक है। तो आप बोलो भाई 251 देंगे, लेना है तो ले लो। ठीक। या फिर आपके पापा मम्मी घर पे बैठे, मम्मी पापा कई बार बोलते हैं बोल दो घर पे कोई नहीं है, ये वाला सबसे ज़्यादा चलता है बहाना। ठीक है ना। जिस दिन मम्मी पापा ने ये बोला था, उसी दिन उन्होंने अपने बच्चों को खुद झूठ बोलना सिखा दिया था। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग तो हमें पेरेंट्स से ही मिलती है हर चीज़ की, है ना, ऐसा। खैर, तो किसी ने आपसे पूछा कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, तो आपने कहा टाइडल वॉल्यूम एक ऐसी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है जिसमें आप एक नॉर्मल ब्रीथिंग के ज़रिए जो इन्हेलेशन या एक्सहेलेशन करते हो, उस इन्हेलेशन या एक्सहेलेशन का जो वॉल्यूम होता है वो लगभग 500 ml होता है। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम कहता है वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम में क्या केवल इंस्पायरेशन शामिल है? नहीं। क्या केवल एक्सपायरेशन शामिल है? नहीं। इसमें इनहेलेशन भी शामिल है, इसमें एक्सहेलेशन भी शामिल है, लेकिन दोनों को अलग अलग नज़रों से देखना है। ठीक है। अगर मैं इनहेलेशन की बात कर रहा हूं और टाइडल वॉल्यूम पूछ रहा हूं तो मैं 500 को नंबर ऑफ ब्रेथ से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं एक्सहेलेशन पूछ रहा हूं और मैं टाइडल वॉल्यूम पता करना चाह रहा हूं तो मैं 500 को अगेन नंबर ऑफ ब्रेथ से मल्टीप्लाई करूंगा। 12 ब्रेथ तो 12 से मल्टीप्लाई,
13 ब्रेथ तो 13 से मल्टीप्लाई, 16 ब्रेथ तो 16 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो टाइडल वॉल्यूम क्लियर हो गया? ठीक, टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया। ठीक, वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पायरेशन। एक सामान्य ब्रीथ में आपने कोई एफर्ट लगाया? नहीं लगाया। आपने कोई ताकत लगाई? आपने सांसें खींची? नहीं। नॉर्मली जो ब्रीथ कर रहे थे वही ब्रीथ आपने किया, कोई एफर्ट नहीं लगाया, कोई आपने एक्सेसिव फोर्स अप्लाई नहीं किया, कोई आपने एफिशिएंसी चेक नहीं की। जो नॉर्मल ब्रीथ है उस नॉर्मल ब्रीथ के ज़रिए जितना भी एयर आ जाए। तो वो नॉर्मल ब्रीथ कितना होना चाहिए? 5। उस नॉर्मल ब्रीथ के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आना चाहिए? 500। 500 से कम है, इसका मतलब कोई ना कोई लंग्स में गड़बड़ है। समझ कोई बात को? चलिए, टाइडल वॉल्यूम क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। ठीक है, इंस्पायरेटरी मतलब अंदर खींचना है, इंस्पायरेशन करना है। रिजर्व का मतलब किसी चीज को बचाने की बात हो रही है, किसी चीज को रिजर्व करने की बात हो रही है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है नोट पर। ठीक है, अपन सिर्फ 500 देखते हैं लेकिन बहुत कुछ लिखा रहता है, कभी पढ़ना ध्यान से। ठीक है, रिजर्व मतलब बचाना। गाड़ी में जो मोटरसाइकिल होती हैं या जो अच्छी वाली स्कूटी होती हैं, ठीक है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है पेट्रोल ऑफ करने का, एक होता है पेट्रोल मेन उसमें रखने का, एक होता है रिजर्व में रखने का। अगर अपन 2 ही लीटर डलवाते हैं तो वो हमेशा ही अपनी गाड़ी रिजर्व में रहेगी। अगर आपने 10 लीटर की टंकी होती है, आपने 10 लीटर पेट्रोल डलवाया तो 8 लीटर पेट्रोल खर्च हो जाने के बाद आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी और फिर आपको अपना पेट्रोल का जो नॉब है, पेट्रोल टैंक के पास लगा हुआ जो नॉब है, वो रिजर्व की ओर घुमाना पड़ेगा। आप कहोगे गाड़ी रिजर्व में आ गई है। रिजर्व में आ गई मतलब अब 2 लीटर जो पेट्रोल आपने रिजर्व करके रखा था वह उससे गाड़ी चलेगी, उस पेट्रोल से गाड़ी चलेगी, है ना। ये आज पता चल गया, अपन समझ गए। कई बार अपन वो समझ भी नहीं आता क्या है, वो सदियों से नीचे ही है अपना तो। ठीक है, क्लियर। तो रिजर्व मतलब ये होता है। ठीक, रिजर्व मतलब बचा के रखना। ठीक, जैसे कई बार जो है ऐसी सिचुएशन आती है कि हम पहले आके बैठ जाते हैं लेकिन हमारी सहेली, हमारी बेस्टी नहीं आई होती है, तो हम उसके लिए कई बार जगह रोक देते हैं। अपना बैग रख के रोक सकते हैं जगह, रुमाल रख के रोक सकते हैं, बॉटल रख के रोक सकते हैं, है ना। ऐसा ठीक है। तो दिस इज जगह रोकना, उसका रिजर्व करना, बचा के रखना। ठीक, ऐसा रिजर्व। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, रिजर्व मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हो कि आपके पेरेंट्स जब आपकी पीटीएम में जाते हैं, ठीक है, या फिर किसी रिश्तेदारी में आप जाते हो, रिश्तेदार ने आपको वहाँ कहीं घूमते हुए देख लिया था और वो उस समय मुंह खोल दिया उसने सबके सामने, तो पेरेंट्स आपको डेमो दे देंगे वहाँ पे कि आगे घर पे जा क्या होने वाला है, लेकिन कुछ गुस्सा अपना रिजर्व करके रखेंगे तो क्योंकि उनका कार्यक्रम खराब ना हो जाए। ठीक है, किसी और के कार्यक्रम में किसी और का कार्यक्रम क्यों ही खराब करना। अगर ऐसी सोच आपके पेरेंट्स रखते हैं तो वहाँ हंगामा ना करने के बजाय घर आकर हंगामा करेंगे। ठीक, समझ गए। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि आप यहाँ पर किसी चीज़ को रिजर्व करना चाहते हो और रिजर्व करने के लिए आपको एडिशनल एफर्ट तो लगाना पड़ेंगे। आप पैसा रिजर्व करना चाहते हो, आप पैसा बचाना चाहते हो। ठीक है, आपका जो खर्चा है मान लो 1000 रुपये है, ठीक है, 1 महीने का। ठीक है, 1000 रुपये आपका खर्चा है, पॉकेट मनी आपको मिली 1000 रुपये और 1000 ही आपका खर्चा भी है। ठीक है, तो कुछ बचेगा जेब में? नहीं बचेगा, अपन तो एक दिन में उड़ा लें। ठीक, तो बचा कुछ नहीं, लेकिन अगर बचाना है तो कुछ एडिशनल एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कुछ एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेंगे, कुछ ताकत लगानी पड़ेंगी, है ना। मम्मी किताब खरीदना है, नोट्स लेना है, ठीक है, अब अपन ने किताब के पैसे दे दिए 450 रुपये और बुक तो यहाँ से मिली है तो वही बुक दिखा दी
मम्मी देखो बुक मिली, बुक ले रहा है हमें 450 की, और 450 जेब में, पार्टी कर दिया अपन ने। तो ये एक अच्छा तरीका हो गया, ठीक है। तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो ये है कि आपने एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल किया ताकि आप टाइडल वॉल्यूम के अलावा कुछ और वॉल्यूम ऑफ एयर भी अंदर खींच सको, ठीक है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन, ठीक। ताकत लगाकर अगर एक प्राणी ने टाइडल वॉल्यूम के अलावा एक एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर भी अंदर खींची है तो डेट विल बी कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। शब्दों को समझो, इंस्पायरेटरी मतलब अंदर खींचना, रिजर्व मतलब बचाने के लिए, वॉल्यूम मतलब हवा की मात्रा। टाइडल वॉल्यूम तो आपने नॉर्मल ब्रीथ में लिया और उतना ही टाइडल वॉल्यूम छोड़ा भी, लेकिन जो अंदर 500 ml ऑफ एयर अंदर जा रही है, ले जा रहे हो आप इंस्पायरेशन के जरिए नॉर्मल ब्रीथ के दौरान, अगर आप कुछ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर भी अंदर ले जाना चाहते हो तो इसमें आपको फोर्स लगाने पड़ेंगे कि नहीं। नॉर्मल आपने ब्रीथ किया, नॉर्मल ब्रीथ, अब आपने वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर आपने खींचा ताकत लगाकर, फोर्स लगाकर, उसे कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एडिशनल, टाइडल वॉल्यूम पहले गया अंदर, फिर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अपार्ट फ्रॉम टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आपने अंदर खींचा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आपने टाइडल वॉल्यूम के अलावा फोर्स लगाकर, इसे क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो रटना नहीं है, टाइडल वॉल्यूम में नॉर्मल ब्रीथ किया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या किया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हमने रिजर्व करने के लिए किसी गैस के एक वॉल्यूम को एडिशनली इनहेल किया, ठीक है। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। याद हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। टाइडल वॉल्यूम 500 होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 2500 से 3000। मैं ये सारे याद करा दूंगा, 2500 टू 3000, ये होता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम शामिल नहीं है, ये तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो आप अलग से लोगे अपार्ट फ्रॉम टाइडल वॉल्यूम, एडिशनल, ठीक है ना। आपको कहा गया कि आप एमटीजे लगा लो, आपने लगा ली। आपको कहा गया कि आप हमारी शीट सॉल्व कर लो, आपने लगा ली। अब हम आपको कुछ एडिशनल कंटेंट अगर दे रहे हैं तो उस एडिशनल को हम अलग से ही देंगे ना, समझ गए। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन, ये होता है 2500 से 3000, ठीक है। ये टाइडल वॉल्यूम से अलग है, याद रहेगा आपको। अगर टाइडल वॉल्यूम में शामिल होता तो वो इसके साथ ही लिखता ना, अलग क्यों बताता है उसको, टाइडल वॉल्यूम फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बात समझ में आई? तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। फोर्सिबल वर्ड याद रहेगा, यहाँ पर ताकत लगेगी, टाइडल वॉल्यूम में ताकत नहीं लगानी है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। शब्दों को समझ जाओगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, एक्सपायरेटरी मतलब एक्सपायर मतलब बाहर निकालना, एक्सपायरेशन करना, बाहर निकालना, एग्जिट, है ना। एक्स वर्ड का प्रयोग आप तो जानते हो, ठीक है। तो एक्सपायर जो गया, ठीक है, ठीक है। एक्सपायरेटरी मतलब जो निकल गया, बाहर निकालना है, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व मतलब बचाना, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर, मात्रा ऑफ हवा, ठीक। आप जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्स लगाकर अपने फेफड़ों से बाहर फेंक सकते हो अपनी सांसों के द्वारा, उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बच जाएगा,
ठीक, उसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे ऐसा तुमको लगेगा, क्योंकि रिजर्व से तुम्हें याद आएगा कि बचाने की बात हो रही है, बचाना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमको लगता है वो अक्सर होता नहीं है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि वो ये है कि जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर आप फोर्स लगाकर बाहर फेंक सकते हो, दैट ओनली इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बचा हुआ नहीं। जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर आप बाहर फेंक सकते हो निकाल कर, एक्सपायर कर सकते हो निकाल कर, उसे क्या बोलेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जो रिजर्व में रखा था वो बाहर निकाल देना, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर होगी बात? तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बस एक याद कर लो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हमने एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को अंदर खींचा, ठीक है, और इस एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को अंदर खींचने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब उसका उल्टा करते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर आ रहा है। यहाँ पे आपने फोर्स लगा के अंदर खींचा था एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आप फोर्स लगाकर जो भी खींचा था उसको बाहर फेंक रहे हो, आया। तो जितना भी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आप बाहर निकाल सकते हो फोर्स लगाकर, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर होगी बात? ठीक। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है लगभग 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml, ठीक है। मैं इसको याद करा रहा हूं, देखो टाइडल वॉल्यूम तो आपको याद रहेगा 500, ठीक है, 500। टाइडल का टाइड पकड़ लो, टाइड, ठीक है। दो तरीके से याद कर सकते हैं, एक तो होता है कि जो है टाइड के ऐड आते हैं, ठीक है, टाइड का ऐड आता है, ठीक है, वहां से ऐसे निकलता है कुछ, है ना, फिर बोले चमक गए सफेदी के शौकीन, ठीक है ना, ऐसे। तो वो टाइड, एक टाइड आता है नॉर्मल हैंड वॉश वाला, एक टाइड आता है घड़ी, एक टाइड आता है वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल करने वाला। वॉशिंग मशीन में जो डिटर्जेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो डिटर्जेंट के केमिकल्स को कपड़ों पे लगे हुए दाग धब्बों के साथ बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। आप वॉशिंग मशीन के डिटर्जेंट को देखोगे तो इसमें रंग बिरंगे पार्टिकल्स डले रहते हैं, वो रंग बिरंगे पार्टिकल्स एंजाइम्स होते हैं, उनमें एंजाइम्स लगे होते हैं जो ऑयल स्टेन दाग धब्बों के साथ डिटर्जेंट के केमिकल का बॉन्ड मजबूत कर देते हैं। और बॉन्ड जब मजबूत हो जाता है तो एक समय के बाद वो उसको भी खींच के निकल जाता है धोते वक्त, ठीक है ना। अब वॉशिंग मशीन में घिसने का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है, जो भी करना है मशीन को करना है, तो मशीन के डिटर्जेंट में दम होनी चाहिए। अब पता चला अपन ने मशीन में जो है निरमा सर्फ डाल दिया, अपनी मशीन भी खराब हो जाएगी, क्योंकि निरमा में कुछ नहीं है, झाग है बस, वो गाड़ी धोने के लिए लेते हैं लोग ठीक है। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि निरमा को अपन ने मशीन में डाल दिया तो मशीन भी खराब होने की संभावना है और कपड़े भी साफ नहीं हों, क्योंकि मशीन केवल घुमाने का काम कर रही है, खंगालने का काम कर रही है, ठीक है। डिटर्जेंट में दम होना इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन में जो है आपने डिटर्जेंट अच्छा वाला लिया, सर्फ एक्सेल आप लोगे, 1 किलो ही 200 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। एक एरियल आता है वो 250 रुपये पर किलो पड़ता है, 250 रुपये पर केजी, उतने में तो अपन भाई खाने पीने का कुछ खरीद लेंगे, पार्टी हो जाएगी अपनी तो, ठीक है। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि टाइड ना महंगा है ना सस्ता है, तो ऐसे याद कर लो 5 किलो 500 रुपये का टाइड कितने 500 का पड़ गया, होलसेल में 500 का, 5 किलो याद हो गया ऐसे, टाइड से 500 याद आ गया 500। या फिर आप ऐसे याद करो, सर्फ एक्सेल का ऐड आता है जिसमें बच्चे का दादी का 10 का नोट नीचे गिर जाता है,
बच्चा जो है साइकिल की चेन के पास से नीचे घुस जाता है, मिट्टी में पता नहीं कहाँ घुस जाता है ना, गोबर ओबर सब लग जाता है उसके कपड़ों पे, मिट्टी लग जाती है, ठीक है। फिर वो दादी को उठा के देता, दादी आपके पैसे, अपन तो जेब में रख लेते, ठीक है। फिर वो कहती है कोई बात नहीं, 10 रुपये के सर्फ एक्सेल, सारे दाग साफ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अपन ऐसे काम करें तो अपने तो घर वाले मार दें, क्या जरूरत थी नीचे घुसने की, हम भी तो उठा सकते थे, ठीक है। लेकिन उसकी दादी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो मेरा जो आपसे यहाँ कहने का मतलब है वो ये है कि अब वैसा ही मिलता जुलता एडवर्टिजमेंट टाइड वालों ने बनाया। तो यहाँ पे बच्चे का 500 का नोट गिरेगा, ठीक है। तो टाइड के एड में 500 का नोट गिरा के, ठीक है, फिर वो दिखाएंगे, ठीक है। दादियाँ स्टाइल में हो रहेगी, कोई बात नहीं बेटा गिर जान देता, 500 के तो था, तो ये अलग टाइप का ऐड है, ठीक है, समझ गए। तो 500 के टाइट से सारे दाग साफ हो जाएंगे, समझ गए। तो टाइट 500 रुपये का, याद हो गया। चलिए, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपने जो भी पैसा बैंक में रिजर्व किया, जो भी पैसा आपने बैंक में रिजर्व किया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पैसा निकल जाने के बाद भी 2500 से 3000 अपने बैंक में रखा ही रहता है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन, ठीक। या फिर ऐसे आप याद कर लो इसको, चलो एक थोड़ा सा छोड़ते हैं, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं दूसरे याद करा दूँ पहले, फिर इस पे आऊँगा वापस, ठीक है। इसको देखो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का ई पकड़ लो, ई से तुमको याद आएगा ERV, और ई से ही तुमको याद आएगा 11। तो इस 11 से तुमको क्या याद आएगा, ड्रीम 11 टीम, या फिर 1100 याद आ जाएगा, याद हो गया। तो ERV की वैल्यू कितनी है, 1100 ml। ERV की वैल्यू कितनी है, 1100 ml। E फॉर 11, E फॉर ERV। तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप एक्सपायर कर सकते हो नॉर्मल ब्रीथिंग के द्वारा, नहीं फोर्सिबल एक्सपायरेशन के द्वारा, 1000 से 1100, याद होगी। 1100 याद कर दिया तो 1000 भी याद आ ही जाएगा उसी के आसपास, ठीक है। तो अब तक आपने क्या सीखा, अब तक आपने सीखा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम में आपने जाना कि जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक नॉर्मल ब्रीथिंग में इनहेल या एक्सेल करते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद आपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करी, जिसमें आपने जाना कि जितना भी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन इंस्पायर करेगा फोर्सिबल इंस्पायरेशन के द्वारा, इसको कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितना होता है 2500 से 3000। अभी मैंने ये होल्ड पर रखा है ट्रिक बनाने के लिए। मैं तीसरा बताता हूँ, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो भी पर्सन एक्सपायर करता है फोर्सिबल एक्सपायरेशन के द्वारा, ताकत लगाकर जितना भी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक व्यक्ति बाहर फेंकेगा, उसे कहेंगे ERV या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर होगी बात। E फॉर 11, E फॉर ERV, 11 से याद आएगा 1100, और आपको वॉल्यूम वैसे याद हो गई। क्लियर होगी बात। लेकिन अगर यही चीज़ वो लीटर में पूछ लेता तो 1L और 1.1L हो जाता है। L मतलब लीटर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम की, ठीक है। बात अब हम करेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम की। रेसिडुअल मतलब क्या होता है, रेसिडुअल मतलब क्या होता है, बचा हुआ, रेसिड्यू, रेसिड्यू, ठीक है। जैसे आपने मावे और शक्कर का प्रयोग करके गुलाब जामुन बनाए, अब जब गुलाब जामुन ख़त्म होने पे होंगे एक आध हफ्ते बाद, तो नीचे जो है चाशनी बचेगी, गुलाब जामुन के टूटे फूटे टुकड़े बचेंगे, जो आप चम्मच डाल के साइड साइड से निकाल के खा लोगे, और नीचे की चाशनी छोड़ दोगे। जो रेसिड्यू नीचे बचे उसमें आपकी मम्मी रवा मिलाकर मिठाई बना देंगी, फिर वो मिठाई चलेगी एक हफ्ते, है ना। ऊपर से गार्निश कर देंगे खोपरा वोपरा डाल के, समझ गए। ये सब अपन को पता है। और ये खोपरा कौन सा था, जो रक्षाबंधन पे आपकी बुआएं लेके गई थी ना, वो खोपरे अभी तक चल रहे हैं, काफ़ी चला दिया आपने मम्मी, ठीक, समझ गए। क्योंकि रखे रखे सूख गए, तो सूख गए तो सूखा वो खोपरा निकला, खोपरा समझते हो ना, ठीक है। ऐसा नारियल, सूखा नारियल, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम की बात हो रही है, रेसिडुअल, रेसिड्यू, देखो इसे याद करो, रेसिड्यू।
रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ, अवशेष, बचा हुआ या अवशेष इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, आपने फोर्स लगाकर एयर को बाहर फेंक दिया, आपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को फॉलो करते हुए, सॉरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को फॉलो करते हुए जितनी ताकत लगा सकते थे वो ताकत लगाई और जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर था उसको बाहर फेंक दिया। उसके बावजूद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर आपके लंग्स में बचा रहेगा, बस उसी वॉल्यूम ऑफ एयर को कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, बचा हुआ, बचे हुए से याद आ जाएगा। अभी आप कहोगे सर आपने कहा था इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व मतलब बचाना, फिर हम कैसे याद करेंगे? अवशेष और बचा हुआ ये दोनों थोड़े से अलग अलग होते हैं। अवशेष का मतलब ये है कि रिएक्शन हो जाने के बाद जो बचा वो, मतलब आपने सब कुछ खो दिया जिंदगी में, जो आपने हासिल किया था थोड़ा बहुत वो सब खो गया, आपका सब चला गया कोविड में। ठीक है, अब जो बचा वो रेसिड्यू कहलाएगा, जो बचा वो रेसिड्यू, और सब ठीक चल रहा है उसके बाद भी आप कुछ बचा रहे हो वो कहलाएगा रिजर्व। आया? तो ये थोड़ा सा रेसिडुअल को आप समझ लो, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, अवशेष। ठीक है, रिएक्शन के बाद भी जो नीचे रेसिड्यू बच जाते हैं, जैसे आपने लकड़ी जलाई, लकड़ी जलाकर जो नहीं राख बची वो कहलाएगी रेसिड्यू। ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। पूरी ताकत लगाकर आपने एक्सपायरेशन कर दिया, पूरी हवा बाहर फेंक दी, उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में हमेशा बची रहेगी, बस इसी को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। रेसिडुअल, बची हुई वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक्सपायरेशन के बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद आपने बाहर निकाल दी, फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में बची रहेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम को भी कैसे याद कर सकते हैं? देखो, रेसिडुअल का ड्यूअल पकड़ लो। ड्यूअल, ड्यूअल मतलब होता है ड्यूअल सिम वाला मोबाइल, ड्यूअल सिम वाला मोबाइल फोन। ठीक है, आजकल चल रहे हैं, एक मोबाइल में दो दो सिम डल जाती हैं, एक से अपन डेटा चला लेते हैं, एक से अपन व्हाट्सएप चला लेते हैं, है ना? है ना? कई लोगों के दो नंबर होते हैं, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, मेरा ये कॉलिंग नंबर है, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर एंड दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, आजकल हम किसी को नंबर देते हैं तो पूछते हैं ना, यही आपको व्हाट्सएप नंबर भी है क्या? हाँ यही है, बस समझिए। तो जो है एक मोबाइल में दो सिम डल रही हैं। ठीक है, तो ये ही ज़माना है आज। अब इसको कैसे याद करोगे? तुम 12वीं कक्षा में या तुम एक बहुत ही छोटी उम्र में 17, 18, 16, 19, 20, ये कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, ये एक ऐसी उम्र है जिसमें बहुत सारे भटकाव हैं कदम कदम पर। जिसने कदम फूक फूक कर रख लिए उसको आगे फूक फूक के कदम रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जिसने यहाँ पर दौड़ लगा दी उसको जो है आगे हर कदम फूक फूक कर ही रखना पड़ेगा। ठीक, तो मेरा जो यहाँ कहने का मतलब है वो ये है कि एक ही मोबाइल में आपके पास दो सिम हैं। ठीक है, एक ही मोबाइल में आपके पास दो सिम हैं, एक मोबाइल में आपके पास दो सिम 16-17 वर्ष की एक छोटी उम्र से ही हैं, और आपने वो सिम्स खुद खरीदी हैं, आपको किसी ने दिलवाई नहीं है। एक सिम घर वालों ने डाल के दिया था मोबाइल में, आपने एक पर्सनल सिम लगा दी अपनी, जिससे आप बाकी एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करते हो। ठीक है, तो अब ऐसे में आप कहीं ना कहीं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, मतलब तो यही है। डिस्ट्रैक्शन मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मेन एम को अचीव करने से रोके, दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन इज एनीथिंग जो आपको मेन गोल या मेन एम को अचीव करने से पीछे करे, वो होता है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शन में कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, वो कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्शन का हिस्सा हो सकती है जो आपको अपना गोल अचीव करने से पीछे कर रही है। ठीक, तो एक मोबाइल में दो सिम है। ठीक है, एक मोबाइल में, देखो ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज़ है, एक मोबाइल में दो सिम,
एक मोबाइल में 2 सिम डाल के काम करोगे तो मार्क्स क्या आएंगे? 0 0। तो 1200 ml याद हो गया, याद हो गया? एक मोबाइल में 2 सिम, मार्क्स कैसे आएंगे? 0 0। तो 1200 ml रेसिडुअल वॉल्यूम याद हो गया, याद हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम? ठीक। इसके बाद बाय एडिंग अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब, अब मैंने एक छोड़ा है आपके लिए, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो आप याद कर लो। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप याद कर लो। व्हाट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर आप अंदर खींच सकते हो ताकत लगाकर, तो याद कर लो कितना खींच लेते हो? 2500 से 3000, 2500 से 3000, है ना? समझ गए? 2500 से 3000 जो नॉर्मल घर का कमरे का किराया चल रहा है आजकल। जैसे कई बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, तो बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं वो रूम देखते हैं कई बार, तो 2500-3000 तक तो मिलता ही है रूम, इससे कम तो बहुत मुश्किल होता है। और फिर वैसे मिलते हैं तो उसमें बहुत सारी जगह पर एडजस्ट करना पड़ता है, टाइम पे आना पड़ता है ना? टाइम पे मेहमानों को भी टाइम पे बुलाना पड़ता है, 4 दोस्त इकट्ठे नहीं हो सकते, गाना नहीं तेज बज सकता, है ना? अगर आंटी को मसाले की खुशबू आती है, आंटी सूंघते हो जाती, मुर्गा तो नहीं बन रहा हमारे घर में, हमारा धर्म भ्रष्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है? समझ रहे हो? कोई पार्टी वार्टी तो नहीं चल रही। उनको तो एपी फिश की बॉटल में भी वही चीज़ दिखती है। अपन एपी फिश की बॉटल लेके जा रहे हैं, आंटी ध्यान से देख रही है, इस बॉटल में एपी फिश ही है ना, ठीक है? समझ रहे बात को? ऐसा तो जो है 2500 से 3000, तो इंस्पायरेटरी आप कमरा किराए पे चलाकर कहीं ना कहीं पैसा बचाने का ही सोच रहे हो ना, कहीं ना कहीं फोर्सिबल तरीके से पैसा इकट्ठा करने का ही सोच रहे हो ना। समझ गए? दिस इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितना है? 2500। बस एक मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बाकी सब मैंने याद कराया आपको, ठीक है? IRV कितना है? IRV 2500 से 3000, 2.5 से 3 लीटर, ठीक है? या फिर आप ऐसे याद कर लो, IRV। जब हम जैसे ही बोलते हैं आई, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है बाकी 2 मैजिकल वर्ड भी बोल देगा सामने वाला, है ना? मैंने बोला IRV, तो थोड़ा सा इमोशनल कर देने वाला ये पार्ट है ना? तो कैसा लगता है? 2.5 अक्षर प्रेम के, एक मूवी आई थी 2.5 अक्षर प्रेम के, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की, ठीक है ना? पहले अभिषेक बच्चन की मंगनी करिश्मा कपूर से तय हुई थी, वो मंगनी टूट गई थी, तो फिर अभिषेक बच्चन की शादी ऐश्वर्या से हो गई, ऐसा, ठीक है? ऐसा हुआ था। तो एक मूवी आई थी 2.5 अक्षर प्रेम के, तो आप ऐसे याद कर लो, देखो थोड़ा ध्यान समझो, IRV, ठीक है? मैंने किसी से कहा IRV, तो थोड़ा सा 2.5 अक्षर प्रेम के ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा 2.5 अक्षर प्रेम के, ठीक है? आप YouTube पे सर्च कर देना 2.5 अक्षर प्रेम के, तो गाना जाएगा, पल भर में जादू क्या हो गया है, क्या मैंने पाया, क्या मैंने खो दिया है ना? फिर नींद उड़ी चैन उड़ी, पता नहीं क्या क्या होता है, फिर वो 2.5 अक्षर प्रेम के, ठीक है? तो 2.5 से आपको याद आ जाएगा, 2.5 याद आ गया, 2.5। चलो ट्रिक बन गई, खड़े खड़े IRV, ठीक है? बस थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है? IRV, ठीक है? तो क्या बोल दोगे? 2.5 अक्षर, 2.5 से क्या याद आ जाएगा? 2.5 to 3 लीटर, याद हो गया? फिर आते हैं, बात करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की, ठीक है? अब हमें बात करनी है, मैंने आपको टाइडल वॉल्यूम याद कराया, मैंने आपको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम याद कराया, मैंने आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम याद कराया, मैंने आपको रेसिडुअल वॉल्यूम याद कराया, ठीक है? अब मैं आपको याद कराऊंगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है? क्या होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, अब कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, अब हम वॉल्यूम की नहीं, अब हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, अब हम लोग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, ठीक है? कैपेसिटी किसी भी चीज़ की हम नॉर्मल वे में देखते हैं, ठीक है? नॉर्मल वर्ड का प्रयोग आपको कैपेसिटी में करना है, ठीक है? आप एक गाड़ी खरीदने गए, इस बार आपके पिताजी ने या माताजी ने प्लान किया कि चलो एक अल्टो 800 दे देते हैं इस दिवाली खुशियां घर लाते हैं अल्टो 800 के संग, ठीक है? या चलो आप दिल पे दे दोगे, आप जो है
कौन सी खरीदो? हुंडे वरना। वरना गाड़ी खरीद रहा है। वरना मतलब वरना मैं ऐसा कर दूंगी, वो वाला वरना नहीं। वरना मतलब वरना कार। ठीक है, अजीब सी गाड़ी बनाई है, पहले वाली वरना ठीक थी, अब अजीब सी हो गया, सर रॉबर्ट वॉबर्ट आ रहा है। ठीक है, अजीब सी वो उसमें एलईडी लगा दी है, चपटी कर दी है पूरी आगे से, तो मुझे तो नहीं आई पसंद, और पसंद आ भी जाती कौन से दे देते। ठीक है, तो जो है जो वरना, ठीक है ना, ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तो आप मर्सिडीज़ खरीद लो। मेरी तो यही कॉम्प्लीमेंट से दुआएं हैं कि आप मर्सिडीज़ में घूमो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, है ना। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि कैपेसिटी, आप गाड़ी खरीदने गए, तो जब आप गाड़ी खरीदने जाओगे तो आप उसमें से जो लोग पहले बैठे हुए हैं उनको बाहर निकलवाओगे, और पूरा अपना परिवार सहित उसमें बैठ के देखोगे बैठ भी पा रहे हैं कि नहीं बैठ पा रहे। मान लो आपके 3-4 भाई बहन हैं, है ना, आप 3 बहनें हो फिर एक भाई है, क्योंकि दादी ने मम्मी पापा पर प्रेशर बनाया था, मोड़ा दे दो, कुल का सूरज, कुल का दीपक जला दो, तो आप 3 बहनें हो फिर एक भाई है, 4, और अच्छे सब हेल्दी हैं, खाते पीते घर के हैं, खाना और सोना ही काम है मेनली। ठीक है, तो इस हिसाब से गाड़ी चाहिए। अब अल्टो 800 में तो सब फंस जाएंगे, गाड़ी ऐसे बैठ जाएगी नीचे रोड पे। ठीक है, तो करना क्या है, गाड़ी थोड़ी ऐसी देना पड़ेगी कि सब बैठ पा रहे हैं कि नहीं बैठ पा रहे, उस हिसाब से चूज़ करेंगे गाड़ी। ठीक है, क्योंकि गाड़ी देना एक बड़ा कदम होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ठीक है, एक 5-6 लाख की गाड़ी भी खरीदना आज के टाइम पे बड़ी बात है, क्योंकि 5-6 लाख में 5-6 लाख लिखा रहता है, स्टार्टिंग प्राइस 5 लाख, लेकिन रोड पे आते आते 6-7 लाख रुपए आराम से हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने बेस वेरिएंट का प्राइस लिखते हैं, जिसमें ना एसी होता है, ना उसमें पावर विंडो होते हैं, ना उसमें स्टीयरिंग जो है ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, पावर स्टीयरिंग नहीं होता। ठीक है, एक होता है घुमाते जाओ तब गाड़ी मुड़ती है, एक होता है हल्का सा मोड़ो गाड़ी मुड़ जाती है, ये पावर स्टीयरिंग होता है। ठीक है, तो ये सारे बेस वेरिएंट जो टैक्सी वैक्सी में चलते हैं ना, वो उनका प्राइस होता है, जो एग्जैक्ट प्राइस होता है वो वहीं जाके पता चलता है। ठीक है, आजकल तो बाइक भी 1.5-2 लाख से कम नहीं आ रही। आप एक नॉर्मल स्प्लेंडर लेने जाओगे 90,000 रुपये की पड़ेगी ऑन रोड, 1 लाख मान लो आप। ठीक है, तो 1 लाख की तो कोई वैल्यू रह नहीं गई आजकल। तो कहने का जो मेरा यहाँ पे मतलब है वो ये है कि आप गाड़ी लेने गए, आपने गाड़ी में पहले से कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, वहीं का कोई साफ सफाई कर रहा था, तो जब आप गाड़ी कैपेसिटी चेक करना चाहते हो तो आप उसमें उस बैठे हुए व्यक्ति को हटाओगे या उसी में बैठ जाओगे? उसको हटाओगे पहले जो बैठे, फिर उसके बाद चेक करोगे ना। तो कैपेसिटी किसी भी चीज़ की हम तब चेक करते हैं जब वो चीज़ में पहले से मौजूद चीज़ निकल जाए। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है कि जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर करोगे नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, उसे कहेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्षमता, कैपेबिलिटी, ताकत। ठीक है, नॉर्मल आपने एक्सपायरेशन किया, मतलब आपने टाइडल वॉल्यूम के तहत 500 ml एयर बाहर निकाल दी 500 ml एयर बाहर निकाल देने के बाद, जो अंदर था वो बाहर निकाल देने के बाद, आपने जितना भी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर खींचा, ठीक है, चाहे फोर्सिबल इंस्पायरेशन से, टोटल मतलब टोटल, चाहे फोर्स लगा खींचो चाहे बिना फोर्स के सीखो। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे जितने भी PDF हैं सबकी फोटोकॉपी करा के लाओ 5 मिनट में, तो ये ताकत मैडम भागते भागते जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जाएंगी, ताकत लगा के जाएंगी। ठीक, तो फोर्स लगाना पड़ेगी यहाँ पे, फिर भी घंटा तो लग ही जाएगा पूरी कैपेबिलिटी लगने के बाद भी। समझ गए? तो कहने का जो मेरा मतलब है यहाँ पर वो ये है, फोर्सिबल इंस्पायरेशन तो होगा लेकिन नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद होगा। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना भी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आप अंदर खींच सकते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी पकड़ लो, क्योंकि इंस्पायरेटरी, तुम इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम दिमाग में लाओगे और इसको कंफ्यूज करोगे। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में फोर्सिबल इंस्पायरेशन की बात हुई थी। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में नॉर्मल एक्सपायरेशन करो, पहले जो सांसें थी वो बाहर निकालो, और फिर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर,
फोर्सिबल इंस्पायरेशन से अंदर खींचो, दिस इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी समझ में आ गया? तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में नॉर्मल क्या करना है? पहले एक्सपायरेशन। भाई आप गाड़ी के अंदर कैपेसिटी चेक करने गए हो शोरूम, आप गाड़ी के अंदर, आप गाड़ी एक बार देखने चले जाओ, बस दिन में 10 बार फ़ोन आएंगे शोरूम वालों के, सर कब आ रहे हैं, कब की बुकिंग कर दें, सर स्लॉट बहुत कम है, आप बता दीजिए तो हम आपकी बुकिंग कर देते हैं। नहीं, आप बिना पेमेंट के भी हम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं आपकी। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं क्या बता रहा था आपको? कुछ बता रहा था फ़ोन वाला, फ़ोन का क्या बता रहा था? कार का बता रहा था। ठीक है, तो कार वालों का फ़ोन आया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप जो है आ जाओ। तो आपने उस कार में पहले 3 लोग सवार थे, ठीक है, वो देख रहे थे गाड़ी को, तो आप उसी गाड़ी में जो 3 लोग सवार है, आप डिग्गी में और आगे की सीट पे बैठ जाओगे, उनको साथ ही एडजस्ट कर लोगे क्या? नहीं, पहले गाड़ी को खाली करवाएंगे या जो सामान उसमें रखा है उसको निकलवाएंगे, ठीक है, फिर आप बैठ के देखोगे। ठीक है, कई बार गाड़ियों के डेमो व्हीकल भी होते हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं 6-8 लाख से ऊपर की रेंज की जो गाड़ियाँ होती हैं, 6-7 लाख के ऊपर की रेंज की गाड़ियाँ जो होती हैं, अब आपके पास टाइम नहीं है शोरूम जाने का, तो वो डेमो व्हीकल लेके आपके घर आ जाते हैं। ठीक है, कि बस आप तो ले लो एक बार। ठीक है, तो डेमो व्हीकल लेके घर पे आते हैं, तो वहीं से आपको बता देते हैं आप बैठ के देख लो। अब उनका कुछ सामान रखा है, तो उस सामान को हटाने के बाद ही आप बैठ के देखोगे ना, उसी के बाद कैपेसिटी चेक होगी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, ब्रीथिंग के जरिए 500 ml एयर बाहर निकाल दी, 500 ml एयर बाहर निकाल देने के बाद आपने अंदर जो खींचा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, इसमें टाइडल वॉल्यूम भी शामिल है 500 ml, क्योंकि सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को बहुत तेजी से करने के लिए आप पहले नॉर्मल चीज़ तो करते हो ना, उसके बाद उससे ऊपर वाले लेवल पे पहुंचते हो। ठीक है, समझ गए? पहले आप अपना बेसिक क्लियर करते हो, ठीक है, उसके बाद आपको कहा जाता है 20 क्वेश्चन रेगुलर करो। अब आप में गट्स हैं, आप में कैपेबिलिटी, आप जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो, आप तेज दौड़ना चाहते हो, तो आप एडिशनल फोर्स लगाओगे। तो नॉर्मल करने के बाद ही वो फोर्स लगाओगे ना, कि बिना थ्योरी पढ़ के मैं तो क्वेश्चन करूंगा आज 1000 क्वेश्चन पक्के, और बैठ गए क्वेश्चन, फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, ऐसे रट रहे हो बैठ के। ठीक है, या क्वेश्चन रट रहे हो, ये इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, रट रहे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। पहले कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन, उसके बाद फिर और क्वेश्चन, आप सीधे क्वेश्चन तक नहीं पहुंच सकते। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, तो आप कहना नॉर्मल एक्सपायरेशन करो, मतलब पहले नॉर्मल ब्रीथिंग के जरिए सांसें बाहर फेंक दो। कितनी फेंकी? 500 ml बाहर सांस फेंक दी, 500 ml ऑफ एयर बाहर निकाल दी। उसके बाद एफर्ट लगाओ, ताकत लगाओ, जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर खींच सकते हो उतना खींच लो। ठीक है, तो इसमें पहले टाइडल वॉल्यूम खींची 500 ml, फिर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन, यानी IRV खींची। पहले नॉर्मल ब्रीथ किया, फिर फोर्स लगाकर ब्रीथ इन किया, तो IRV ही आएगा ना। तो बस यही आपकी कैपेसिटी है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर हो गई बात? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी समझ में आ गया? ठीक, इसके बाद बात करेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की। ठीक है, इसको रटने की आवश्यकता तो है नहीं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब हवा को अंदर खींचने की कैपेसिटी। ठीक है, पहले जो था उसे बाहर निकालो, आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, नॉर्मल एक्सपायरेशन जो बाहर गई चली गई। अब आपने क्या किया? अब आपने फोर्स लगाकर हवा को अंदर खींचा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को आपने इनहेल किया। ठीक है, तो उससे क्या हो गया? उससे आपको टाइडल वॉल्यूम प्लस
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट मिल गया जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनाता है। याद हो गया सबको? अब बात करते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की। अब बात करेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की। कैपेसिटी तो कैपेसिटी है, क्षमता तो क्षमता है। तो यहाँ पर आप एक्सपायर करने की बात करोगे, आप यहाँ पर हवा को बाहर निकालने की बात करोगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। ध्यान से समझना है, आपने एक्सपायरेटरी कैपेसिटी समझना है और इस कैपेसिटी को समझने के लिए आपने पहले नॉर्मल क्या किया, इंस्पायरेशन किया। नॉर्मल जो सांस आप लेते हो 500 ml वो आपने ली, ठीक है, नॉर्मल सांस ली आपने, 500 ml ऐड हो गई अंदर। अब आप कितनी वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर बाहर निकाल के फेंक सकते हो, जो बाहर निकालने की कैपेबिलिटी है आप में, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के द्वारा। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के द्वारा। देखो ध्यान से समझो ना, उसमें इतना मायूस और परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। उसको इतनी नज़ाकत से देखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा अभी मैं आगे वाले पार्ट पे आऊँगा ना तो आ जाएगा समझ में। अभी ये क्या बीच में बिल्कुल फंसे हुए हैं, तो अभी मैं ना आपको इधर का समझा सकता हूँ ना उधर का समझा सकता हूँ, क्योंकि इनको 1 घंटे समझ आ रहा है, उनको 1 घंटे समझ में नहीं आ रहा, तो आपको 5 मिनट में कहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। फिर भी मैंने यहाँ तक सफलता अर्जित करी है आपको समझाने की। ये वाला थोड़ा सा आपको लग रहा है कंफ्यूजिंग सा, क्योंकि आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में पूरे कंफ्यूज हो जाओगे, अभी नहीं तो एग्जाम में हो जाओगे, लेकिन उसको 3-4 बार पढ़ेंगे ना सब समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं समझ में आया था, धीरे धीरे पढ़ा, समझा, जाना, एक एक लाइन को बार बार देखा, आ गया, है ना। आपको भी आ जाएगा, मुझे आ गया तो आपको भी आ जाएगा, आप तो हो इंटेलिजेंट मुझसे, ठीक है, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या देखा था, नॉर्मल एक्सपायरेशन देखा था, फिर टाइडल वॉल्यूम और IR भी देखा था। ये 2 चीज़ देखी थी नॉर्मल एक्सपायरेशन कर देने के बाद। अब यहाँ पे उल्टा है, नॉर्मल इंस्पायरेशन करो, ठीक है, और बाहर फेंकने की क्या कैपेबिलिटी है आप में उसको डिसाइड करो। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्षमता, क्या आपकी कैपेसिटी है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर निकालने की, वही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्षमता, ठीक है। तो आपने सबसे पहले नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, सांसें ली, फिर जितना भी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आप बाहर एक्सपायर कर सकते हो, बाहर एक्सेल कर सकते हो, बाहर निकाल के फेंक सकते हो फोर्स लगाकर, उसे कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। नहीं आया समझ में? आ गया? तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गया, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप से याद हो जाएगा। अब इसको देखो, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड्स ERB एंड RB, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन किया आपने, ठीक है, नॉर्मल मतलब सामान्य, एक्सपायरेशन मतलब एक्सपायर करना। आपने नॉर्मल एक्सपायर किया, नॉर्मली आपने अपनी सांसें बाहर छोड़ी, 500 ml बाहर छोड़ी, उसके बाद आपके जो लंग्स हैं उनमें कितनी एयर बची रहेगी, उसे कहेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। कैपेसिटी तो क्षमता है, फंक्शनल मतलब किसी कार्य को करने के लिए बची रहने वाली चीज़, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ। नॉर्मल एक्सपायरेशन में आपने जो हवा बाहर छोड़ी 500 ml, उसके बाद भी आपके लंग्स में कुछ बचा है ना। अब आपको सर फिर रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है बताओ ज़रा। अरे भैया रेसिडुअल वॉल्यूम तुमने फोर्स लगाकर जो हवा बाहर छोड़ी थी नाक और मुंह से, उसके बाद जो तुम्हारे फेफड़ों में बच गई थी वो थी रेसिडुअल वॉल्यूम।
तुम उस रेसिडुअल वॉल्यूम को फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम से मत रिलेट करो। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में फोर्स लगाकर बाहर फेंकने की बात नहीं कर रहे। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में तो एक नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो आपने हवा बाहर, सांस बाहर छोड़ी, उसके बाद आपके लंग्स में क्या बचा है, वो कहलाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आया? फंक्शनल मतलब काम को करने के लिए, ठीक है। रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी जो हम नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं। तो नॉर्मल वर्ड याद रहेगा, जिस स्टेट में नॉर्मल दिख जाए वहां पर कैपेसिटी की बात होगी या वॉल्यूम की बात होगी? कैपेसिटी की बात होगी। समझ गए? एक नॉर्मल की बात मैंने टाइडल वॉल्यूम में भी करी थी, नॉर्मल ब्रीथ, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, कैपेसिटी है आपके लंग्स की हवा को बचाकर रखने के लिए इवन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो भी हवा बची है आपके लंग्स में, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद, नॉर्मली 500 ml एयर बाहर निकाल देने के बाद आपके लंग्स में जो हवा बरकरार है, मेंटेन्ड है, उसे कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फेर फेर, एक होता है फेरे, एक होता है फेरे। फेरे लेते हैं लोग, 7 फेरे, 7 जन्मों का साथ। एक जन्म में पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। 1 साल में आदमी को पता चल जाता है कि गलती कर दी, ठीक है। अब और ऐसी गलती है जो सुधारा नहीं जा सकता। तो भाई आने वाले जब भी 5-6 साल आएंगे आपकी ज़िंदगी के, जब आप 10 साल बाद आप जब इस नतीजे पहुँचोगे तो मुझसे संपर्क कर लेना, मैं आपको सही गाइडेंस दूंगा, ठीक है ना। नज़र हटी, दुर्घटना घटी, और जो है शादी के फैसले बहुत सोच समझ के लेने होते हैं ज़िंदगी में। उसे आप कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि ज़िंदगी में एक ही बार शादी होती है और दूसरी शादी में मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता इन द सेंस कि वो वाला माहौल नहीं बन पाता, है ना। आगे बाराती, पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा, खोल गोरी खोल, मेरा घोड़ी खोल दरवाज़ा गोरी खोल दरवाज़ा, ठीक है। तो जो है बहुत सोच समझ के फैसले लेना चाहिए। ऐसे ये ज़िंदगी के फैसले होते हैं, वो बहुत बाद में पता चलता है ऐसा। खैर, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को ऐसे याद रखना, फेर, फेर से याद कर लो। अपन बोलते हैं ना, इस फेर में मत पड़ भाई, है ना, या इस मामले में मत पड़ भाई, ऐसे कई बार बोलते हैं, इस फेर में मत पड़। फेर, फेर मतलब कोई एक तरह का कोई ऐसा इशू है जिसमें आप उलझना चाह रहे हो, वो फेर होता है ना। इसके फेर में मत पड़, ठीक, फेर। तो एफ से याद आएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ई से याद आएगा ERV, आर से याद आएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। तो देखो ERV RV आया कि नहीं आया? आ गया। तो मैंने आपको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी याद करा दिया फेर से, ठीक है। फिर आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी समझने से पहले फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी अच्छे से क्लियर हो गया ना। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में आप नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात करोगे या फोर्सिबल एक्सपायरेशन की बात करोगे? नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात करोगे। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप अपने लंग्स में एकोमोडेट कर सकते हो, रख सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके। रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा ही रहता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी भी हमेशा ही रहता है। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब आपने योगा करना है, आप योगा कर रहे हो, आप पूरी ताकत लगा के सांस भर रहे हो और पूरी ताकत लगा के सांस छोड़ दे रहे हो। ये जो पूरी ताकत लगा के आपने सांस छोड़ दी, फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर दिया, दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर बचा है फेफड़ों में, वो रेसिडुअल वॉल्यूम है जो हमेशा रहेगा। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बचा है, लेकिन नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो लंग्स में बचा वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद जो लंग्स में बचा वो रेसिडुअल वॉल्यूम। नहीं आया? आ रहा है, ठीक। वाइटल कैपेसिटी, maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. This include,
ठीक है, दिस इंक्लूड ERV, TB, IRV और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन। ठीक है, आपने बाबा रामदेव का आपने योगा देखा होगा, ओम विलोम, जिसमें सांस पहले भर लो जी भर के, फिर सांस छोड़ दो जितनी भरी थी। ठीक, दिस इज वाइटल कैपेसिटी, दिस इज वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, जो भी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप ब्रीथ इन करोगे, मतलब इनहेल करोगे, मतलब इनहेलेशन करोगे, जितना भी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आप अंदर इनहेल कर सकते हो, या जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ताकत लगा के आप बाहर छोड़ सकते हो, दिस इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में आपने IRV भी जोड़ दिया, आपने ERV भी जोड़ दिया। ठीक है, आपने टाइडल वॉल्यूम भी जोड़ दिया। आया समझ में कि नहीं आया? वाइटल कैपेसिटी, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, इसको कई लोग विटाल पढ़ते हैं, विटाल, ये विटाल नहीं है भैया, वाइटल है। ठीक है, वाइटल। बचपन में मैं किराने की दुकान पे जाता था सामान लेना, और एक बार मैं अपनी नानी के साथ गया था सामान लेने, साइकिल से, मेरे पास छोटी साइकिल थी। ठीक है, मेरा भाई भी था साथ में। तो जो है दुकान वाले ने कहा, बताओ ये क्या लिखा है? तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हो ना अब इंग्लिश के स्कूल में तो हर कुछ सिखाते थे, ये प्रोनाउंसिएशन ये सब थोड़ी ना सिखाते थे, सही तरीके से कैसे प्रोनाउंस किए रहे हैं शब्दों को, ये सब नहीं सिखाते थे। तो मैंने इसको पढ़ा विटल। ठीक है, मैंने पढ़ा विटल, विटल VIT, विट AL विटल। ठीक है, या विटाल। ठीक है, उसने कहा वाइटल लिखा है ये। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। तो बस आ गए, तो नानी बोल रही यही सिखाते तुम्हारे स्कूल में? ठीक है, तुम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हो, यही सिखाते हैं? ठीक है, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं भैया, ऐसे बोल दिया, नाक कट गई। अब जो है अभी भी मैं उस दुकान पे जाता हूँ, तो जो है वो दुकान ही चला रहा है, और जो है समझ बात है। तो गलती इसमें बच्चे की नहीं थी, गलती थी कि उसको कभी उस तरह से सिखाया ही नहीं गया। अब जो सिखाया ही नहीं गया भाई, वो कैसे बता देगा? ऐसा है ना, ऐसा। घर वालों का फोकस क्या रहता है? 15 तक टेबल याद होना चाहिए, और पोएम आनी चाहिए, और वो जो 31, 32, 33 बैक काउंटिंग और वो सब आना चाहिए। ठीक है ना। और स्कूल की जो पढ़ाई है वो बेस पूरी तरह से रटाने पर है। एक होमवर्क है जिसके क्वेश्चन है, आंसर है, टिक करा दो, बच्चा घर से लिख के लाएगा। तो बच्चा सिर्फ छाप रहा है उसको, टीप रहा है उसको, कुछ सीख नहीं रहा, कुछ अपना दिमाग नहीं लगा रहा। और दिमाग का लगाने के लिए प्रोजेक्ट देते हैं, वो पेरेंट्स रेडीमेड ला के दे देते हैं, है ना। प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि बच्चा घर से पैसे ले, स्टेशनरी पे जाए, अपना दिमाग चलाए, खुद चीज़ों को चूज करे तो कुछ सीखे। अब यहाँ पे पेरेंट्स को लगता है उनको प्रोजेक्ट मिला है तो वो खुद करके दे देते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करनी चाहिए। तो वाइटल कैसे याद होगा? वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो वाइटल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, जो इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इनहेल और एक्सहेल। एक पर्सन, एक व्यक्ति जितना भी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर खींच सकता है या बाहर छोड़ सकता है, उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल याद रहेगा, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल महत्वपूर्ण। जितना भी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आप अंदर खींच सकते हो या जितना भी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आप बाहर छोड़ सकते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी। सीधा सवाल आता है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन। ठीक है, आप ताकत लगा के सांस अंदर खींच लो, ताकत लगाकर सांस बाहर छोड़ दो। तो ताकत लगाने पर वह नॉर्मल ब्रीथ तो किया होगा ना, टाइडल वॉल्यूम तो आया होगा ना उसमें, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? आप इसको ऐसे याद करो, वाइटल टायर, इस तरीके से याद करो। टायर की स्पेलिंग मुझे भी पता है, ये होती है
लेकिन इसको आप टीयर से याद करो, वाइटल टीयर या वाइटल टायर, टीयर याद हो गया। हम लोग भी जब आप ट्रेन में देखते हो कई बार तो ऐसे लिखा था AC3 टायर, AC2 टायर, वो टायर नहीं होता, टीयर होता है, ठीक है ना। AC वाले डब्बे में कई बार बुकिंग कराते हैं तो अपने घर वाले 10 लोगों को बताते हैं AC वाले डब्बे में जा रहे हैं, है ना, AC की बुकिंग कर ली हमने, ठीक है, समझ गए। या पहली बार आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हो, अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्लेन में सफ़र करना, बहुत आसान सी सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, हो जाती है सफ़र, कोई भी कर सकता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो जो है वो प्लेन में आपने सफ़र करना है तो आप सब 10 लोग, अरे मेरी फ़्लाइट है यार 2 बजे की फ़्लाइट है, ऐसे एक स्टाइल मार रहे हो आप, ठीक है। तो इसको आप याद कर लो। ट्रेनों में भी होता है, AC वाले डब्बे होते हैं, AC कोच होता है, उसमें लिखा रहता है जगह पे टीयर, तो कई बार उसको टायर पढ़ते, मैं भी पहले उसको टायर पढ़ता था, फिर मुझे बहुत बाद में पता टीयर है यार ये तो, ठीक है। तो टीयर, एक तो ये वाला टीयर होता है, ये आंसू वाला, एक ये वाला टीयर होता है, ठीक है। तो वाइटल टीयर से देखो, T से याद आएगा टाइडल वॉल्यूम, I से याद आएगा IRV, ER से याद आएगा ERV। आया कि नहीं आया? तीन ही चीज़ें हैं ना इसमें शामिल, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, याद हो गया वाइटल टीयर, याद हो गया। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन, ठीक है। देखो अब तुम इसमें और इसमें कंफ्यूज हो गए, पहले ये समझ लो फिर वापस उसको लौटूंगा मैं, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन, ठीक है। ताकत लगाकर आपने सांसों को अंदर खींचा, जितना भी एयर लंग्स के अंदर एकोमोडेट हो सका उसको कहेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी, लंग्स की क्षमता, फेफड़ों की ताकत हवा को एकोमोडेट करने की, रख पाने की, कब? फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, वाइटल कैपेसिटी में ओम विलोम करना है, खींच लो, छोड़ दो, पहले हवा खींच लो फिर छोड़ दो, हवा खींच लो फिर वही हवा पूरी बाहर छोड़ दो, दिस इज वाइटल कैपेसिटी, है ना। वाइटल कैपेसिटी, ले लो छोड़ो, सांसें ले लो सांसें छोड़ो, ठीक है, सांसें खींचो सांसें छोड़ो, दिस इज वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। अब सांसें खींचो, ताकत लगाकर खींचो और ताकत लगाकर छोड़ो, दिस इज वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। ताकत लगाकर खींचो और लंग्स में देखो कितनी हवा आई, दिस इज टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें एक्सपायरेशन की बात नहीं होगी। लंग्स कैपेसिटी मतलब फेफड़ों की क्षमता तो आप खींचने के बाद ही पता लगाओगे ना, तो टोटल लंग कैपेसिटी मतलब फेफड़ों की कुल क्षमता, ठीक है। ताकत लगाकर खींच लो और लंग्स में देखो कितनी हवा आई, दिस इज टोटल लंग कैपेसिटी। ताकत लगाकर खींचो और ताकत लगाकर छोड़ो, दिस इज वाइटल कैपेसिटी। ताकत लगाकर खींचो और लंग्स की कैपेसिटी चेक करो, टोटल लंग कैपेसिटी। आई बात समझ में ही नहीं आई? आ गई मेरे ख्याल से। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या करना, जितना भी आता है सब ऐड कर देना, वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को मिला लो तो क्या आ जाएगा? रेसिडुअल वॉल्यूम तो पहले से बचा हुआ है फेफड़ों में, ये तो इवन फोर्सिबल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के बाद ही बचा रहता है। वाइटल कैपेसिटी मतलब खींची थी और छोड़ी थी, है ना। तो वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी निकल के आ जाएगा। या फिर ऐसे कर दो, सबको जोड़ दो, रेसिडुअल वॉल्यूम जोड़ लो, ERV जोड़ लो, TV जोड़ लो, IRV जोड़ लो, ऐसे वाला याद कर लो आप, तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको।